अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 2 जो है, वो किसके बारे में? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन थी। स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं? ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि हम डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते समझते हैं, फिर उसके बाद जो उसको ऑर्गेनाइज करते प्रेजेंट करते, सब क्या था? स्टैटिस्टिक्स में आ रहा था। किस चीज़ को कलेक्ट और सब कुछ करे थे, प्रेजेंट करे थे? डेटा को। तो चैप्टर 2 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, कि आपके पास अब डेटा आ गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करोगे, अपने पास लिखोगे, कैटेगरीज में डालोगे, फिर उसके बाद जाके रिप्रेजेंट करोगे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो ऑर्गेनाइज करने में, देखने में। कहीं पे आपके पास अब एक बंदे के बारे में जानना है कि क्या काम करता है, आपने उसके डेटा लिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है एक जगह में, तो उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या काम करे, तो आपके लिए भी ईजी होगा ये डेटा। ठीक है, देखने में, और औरों को भी जब प्रेजेंट करोगे उनके लिए समझने में इजी होगा। जबकि अगर रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब कि आपने डेटा ले लिया लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसको रॉ फॉर्म कहते हैं। रॉ फॉर्म में जब आप डेटा देखोगे तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी, यार ये क्या रफ लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का चैप्टर है कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले डेटा होता है क्या है? डेटा वही जो हमने पहले पढ़ा है, कि इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है। ठीक है, डेटा की टाइप्स थी, एक था प्राइमरी डेटा, एक था सेकेंडरी डेटा। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में आपने जानना है, उनका डेटा कलेक्ट कर लिया सारों का, उनको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल दिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाला, इसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। सही है। तो डेटा को जब आप लेते हो, उसको जब ऑर्गेनाइज करना होता है, सबसे पहले उसे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनस क्लासेस। देखो, आपने डेटा लिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, उनको अपने अलग अलग क्लासेस में डाल दिया। डीपीटी में एक को डाला, नर्सिंग में एक को डाला। तो डीपीटी क्या है? होमोजेनस क्लास है, इसमें सारे डीपीटी के स्टूडेंट्स ही होंगे, तो होमोजेनस कहते हैं इसे। अगर हेट्रोजेनस होता तो मतलब डीपीटी के भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के भी हैं, रंग बिरंगे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हेट्रोजेनस कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इनटू होमोजेनस क्लासेस। ठीक है, कॉमन फीचर्स उनमें होता है, कैसे? जैसे कि इसमें मैंने कहा है डीपीटी, नर्सिंग, ये कॉमन फीचर है उन स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद इस स्लाइड में इन्होंने जो दो पैराग्राफ्स लिखे हुए, इसमें एक सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। आईटी के जो लोग होते हैं, वो जब एक कंपनी बन रही होती है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर सा बना देते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसमें उधर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब देखो आपने कंपनी खोली है, आप उसके बॉस हो। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की डेटा कलेक्ट करोगे, वो आप एक कंप्यूटर में लिखोगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ना। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, प्लान डेटा एनालिसिस सिस्टम, जिसमें आपने पहले से एक सिस्टम बनाया, जिसमें आपने सब कुछ लिखा है कि इसको इस कैटेगरी में डालना है, इस डेटा को इस कैटेगरी में डालना है। तो जब आप किसी का टाइप कर रहे हो, तो नेम लिख रहे हो, तो उसकी एज और ये सब कुछ लिख रहे होते हो, तो आपके पास सेव हो जाता है उधर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने बनाया होता है। तो इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि प्लान डेटा एनालिसिस, ये हमारे रिलेटेड नहीं है, जो दो पैराग्राफ्स है ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। प्लान डेटा एनालिसिस सिस्टम से क्या होता है? एक बंदे की या फंडामेंटल डेटा जो है ना, आपने एक बंदे का इंफॉर्मेशन वापस निकालनी है। आपकी कंपनी है, उसमें एक बंदा काम कर रहा है अहमद के नेम से। अहमद आप सर्च करोगे तो आपके पास उसके सारा आ जाएगा इंफॉर्मेशन। क्यों आएगी? क्योंकि आपने ये सिस्टम बनाया था जिसमें सब कुछ पहले से डाल दिया था। अ प्लान डेटा एनालिसिस सिस्टम मेक्स फंडामेंटल डेटा इजी टू फाइंड एंड रिकवर। वही बात होगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये पार्टिकुलर इंटरेस्ट, लीगल डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट और इस तरह की जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, फील्ड्स वगैरह, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके लिए गाइडलाइन सबसे पहले बनाते हैं इस सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, रिटर्न गाइडलाइंस होती है, और उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स बनते हैं, और साथ ही साथ कि कितने टाइम के लिए डेटा स्टोर होगी, जिसे कहते हैं स्टोरेज। इधर इन्होंने लिखा भी होगा स्टोरेज क्राइटेरिया, लास्ट लाइन में स्टोरेज क्राइटेरिया और डेटा लाइफ साइकिल, कि कितने टाइम के लिए स्टोरेज में सेव होगी और कब इसको रिमूव किया जाएगा। तो ये सब कुछ आप जब एक सिस्टम बना रहे हो तो उसमें देते हो। तो ये इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। अब आगे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, डेटा को हम होमोजीनस क्लासेस में डाल लेते हैं। क्यों डालते हो? उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जब आप इस डेटा को क्लासिफाई करते हो तो आपके लिए क्या आसानी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग करते हैं ऐसा? रीजन ये सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, टू कंसोलिडेट द वॉल्यूम ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस कैन बी क्विकली अंडरस्टूड। देखो, इन्होंने लिखा है ताकि हम डेटा को आसानी से डिफरेंशिएट और सिमिलर
उनको पता पता लगा सके, ठीक है? आपने अब डीपीटी के स्टूडेंट्स में डीपीटी के स्टूडेंट्स को डाला हुआ है, तो आपको पता चल रहा है अच्छा ये स्टूडेंट्स आपस में सिमिलर है क्योंकि दोनों डीपीटी के हैं। उसको आप नर्सिंग के स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि वो आपने अलग कैटेगरी में डाला हुआ है, क्लासिफिकेशन की हुई है उसकी, तो आपके लिए आसानी हो जाता है, ठीक है? तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। तो एड कंपैरिजन आप कंपेयर भी कर सकते हो, 2 डेटास आपने अलग-अलग कैटेगरी में डाले हुए हैं, तो जब आप 2 डेटा को कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये इस कैटेगरी का, तो ये दोनों अलग है, कंपैरिजन कर लिया। तो साथ ही साथ आप इम्पोर्टेंट डेटा को एक कैटेगरी में डालते हो, अनइम्पोर्टेंट डेटा को अलग जगह पे डाल देते हो, तो इससे हमें भी पता चल जाता है कि चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए इसने इस कैटेगरी में डाला हुआ है। तो थर्ड पॉइंट इसके बारे में, टू अलाउ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ द मटेरियल गैदर्ड। आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आप अपनी स्टैटिस्टिक्स के मोड, मीन, मेजर, वो जो सब कुछ था ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें फार्मूलाज पुट कर सकते हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा है, ये तो इस पिछले लेक्चर में बता दिया था। टाइप्स ऑफ डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, वो अलग चीज़ है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसके करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कहते हैं, ठीक है? तो क्वालिटेटिव की भी टाइप्स थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव की भी टाइप्स थी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है? तो क्वालिटेटिव किसे कहते हैं? जिसमें वर्ड्स में बयान, जिसमें मीनिंग दे सकता है डेटा आपको। न्यूमेरिकल में क्या होता है या क्वांटिटेटिव में क्या होता है? उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो क्वालिटेटिव में मीनिंग आपको दे सकता है, लेकिन एक होता है उसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। तो ऑर्डर जिसको दे सकते हो उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर हो गया, ये क्या क्वालिटी ऑफ पेन है, लेकिन इस क्वालिटी को आप ऑर्डर में लिख सकते हो। सबसे पहले माइल्ड को, फिर मॉडरेट को, फिर सेवियर को। नॉमिनल को आप ऑर्डर में नहीं लिख सकते। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनको आप ग्रुप, ब्लड ग्रुप जैसे हो गए उसका कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, ब्लड ग्रुप सी नहीं होता। हाँ, अच्छा। क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो इसके बाद है व्हाट इज टेब्यूलेशन। आप जो डेटा लेते हो ना, उसको आप टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो उसको, बार्स, ग्राफ्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टेबुलेशन जो है, टेबल से निकला है। आप जब डेटा को एक टेबल की फॉर्म में लिखते हो, आपने ऊपर लिख दिया है कि स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट लिख दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया है। तो उसके नीचे आप डिपार्टमेंट लिखते हो, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, तो ये आप टेबल में लिख रहे हो। तो टेबुलेशन इसे कहते हैं। टेबुलेशन इज अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा के लिए ज़्यादातर ये होता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह आ जाती है, कितनी बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, सही है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, रोज और कॉलम्स होते हैं टेबल में, सही है, उसमें लिखते हैं। इसके बाद इन्होंने ये इधर ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है टेबल की। अच्छा, तो टेबल की सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं मकसद क्या है टेबल बनाने का, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। इससे आप डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स है, लेकिन आप उसको देखो एक रिजल्ट में एक पेज पे आप अरेंज करके लिख सकते हो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है? तो वो टेबल में आप लिखते हो ना, हमारा जो ये रिजल्ट आता है उसमें वो टेबल बना होता है जिसमें एक बंदे का लिखा हुआ है नेम, उसके साथ हर सब्जेक्ट में मार्क्स लिखे हुए, तो ईजी हो जाता है रिप्रेजेंट करना, सिंप्लीफाई हो जाता है सब कुछ। एसेंशियल फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें सामने आ जाते हैं। कंपैरिजन कर सकते हो एक सब्जेक्ट के मार्क्स से दूसरे सब्जेक्ट से, ठीक है? एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मीन, मोड, सब कुछ निकाल सकते हो। स्पेस भी कम लेता है, जबकि आप हर एक का नेम लिखो, हर सब्जेक्ट लिखो, उसमें उसके कितने मार्क्स हैं, तो ये फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा जगह भी घेरेगा, तो ये स्पेस भी कम हो जाता है इससे। फिर ये भी इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो, कितनी बार रिपीट हुई है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है? एक पंखा 3 बार घूमता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, ठीक है? इस तरह एक सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसमें कितने लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ली है? नहीं, फर्स्ट नहीं। कितने लोगों ने 97 मार्क्स लिए? 3 लोगों ने। तो 3 उसकी फ्रीक्वेंसी 97 मार्क्स की, ठीक है? तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि कहते किससे है, ये इजी तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। वही बातें टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, तो आपके पास सही ज़्यादा डेटा, आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी कि इतने लोगों ने लिए, तो आपके लिए सिंप्लीफाई हो गया, सही हो गया। यही बात इन्होंने लिखी हुई है। इसमें 2 टाइप्स लिखी हुई है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस। पीछे जो था डेटा की कितनी टाइप्स, न्यूमेरिकल डेटा की डिस्क्रीट और कंटिन्यूस 2 टाइप्स थी ना। तो डिस्क्रीट किसे कहते हैं?
एक बंदा हो सकता है, 2 बंदे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, साढ़े 2 सॉरी ढाई या साढ़े 3 बंदे नहीं हो सकते ना, तो या 1 होगा या 2 होगा। तो इस डेटा को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। फिर एक होता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा में 1, 1.1, 1.2 कुछ भी हो सकता है ना, 1 के बाद और 2 के दरमियान भी काफ़ी नंबर्स आ सकते हैं। तो वो वाली डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। तो उस बेसिस पे आप 2 किस्म के टेब वो कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है? 1 का। 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है? 2 के। तो ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आगे एग्जांपल पे जाते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो टेबल नंबर 1 है अनग्रुप्ड, इसके बाद है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप में ये 139, किधर गया 139, फिर है 145, इसके दरमियान कोई नंबर नहीं है ना, सही है। तो ये क्या डिस्क्रीट है, 139 उसके बाद 145 आ रहा है, इसके दरमियान कुछ नहीं आ रहा। तो उस 139 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? एक एक बंदे की 139 हाइट है, एक की, दो की 145 हाइट है। तो ये क्या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये ज़्यादातर कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है। 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 10 स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 0 to 10 ये क्या है? ये डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है। इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 0 से 10 में कितने नंबर्स आते हैं? 5.5 मार्क्स भी किसी के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें देखिए, क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं? आप हर एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो सीक्वेंस में। अब इन्होंने लिखा नंबर ऑफ बुक्स रेड इन अ मंथ, 2 बुक्स पढ़ी है। 2 बुक्स कितने लोगों ने पढ़ी है? एक बंदे ने, तो एक लिख दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो है 3 लोगों ने पढ़ी है, तो उसको ऐड कर लेंगे पिछले वाले के साथ। 1 के साथ 3 को ऐड कर लिया, 4 बन गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4, जबकि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 3 लिखी हुई है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव में ऐड किया जाता है। रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में आप ऊपर नीचे को नहीं देखते कि क्या है, ठीक है। उसमें सिर्फ जो डेटा नंबर ऑफ टॉसेस जिस तरह हो गया और नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए हैं, सिर्फ इसको देखते हो कि कितनी बार आए हैं। तो मतलब इससे आपको ये पता चलता है टॉसेस मैंने 5 किए और हेड 4 बार आया है, तो मतलब हेड के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, इसमें आप डिवाइड कर रहे हो दोनों को, तो 0.8। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया। इसमें आपके पास पॉइंट्स में आता है, ठीक है, या 1 पॉइंट भी आ सकता है। अच्छा, तो अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, क्यूमुलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल्स में जब आप डेटा ये देखो, टेबल्स जो पीछे बनाते हो ना एग्जाम्स के मार्क्स वगैरह, तो उसमें आप इन चारों में से किसी तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो, सही है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरीके से की जा सकती है? टेबल में। टेबल के पीछे इन्होंने टाइप्स लिखी हुई थी सारी, ठीक है, टेबुलेशन की। इसके बाद इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स लिखी हुई। अब आता है डायग्राम और ग्राफ्स। ग्राफ्स, ठीक है, डायग्राम किसे कहते हैं? एक ड्राइंग को, ठीक है। ड्राइंग कुछ भी हो सकती है, मेंढक की भी आप पिक्चर बना सकते हो, वो भी डायग्राम कहलाएगा। आप ग्राफ बनाओ, वो भी डायग्राम कहलाएगा। लेकिन हर डायग्राम ग्राफ नहीं होता, लेकिन हर ग्राफ जो होता है वो डायग्राम होता है। जो भी आप ग्राफ बनाओगे वो एक डायग्राम कहलाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है, इसके बारे में इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप देख लेना। इसके बाद डायग्राम के एग्जाम्पल दिए, देखिए डायग्राम है, ठीक है, जबकि ये ग्राफ है, ये जो लाइन सी जो बनी हुई है नहीं ग्राफ है, और ये दरमियान में जो टेबल बना है इसको टेबल कहते हैं। ये टेबल है, इसमें भी आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को। इस ग्राफ में भी आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो। दोनों से क्या होता है? सिंपल हो जाता है समझना एक चीज़ को। तो इन्होंने फिर ग्राफ्स की टाइप्स लिखी हुई है, बार ग्राफ, ठीक है। इसके बाद पाई चार्ट, इजी है। 23% को देखो सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया हुआ है पाई चार्ट में, मतलब पिज्ज़ा में इसको ज़्यादा हिस्सा दिया हुआ है, 18% को कम। तो इस तरह पाई चार्ट बनती है। हिस्टोग्राम में जो है, ये हिस्टोग्राम इसे कहते हैं, जिसमें आपने ये लिखते हो, जैसे लेट सपोज 1900 से 1910 ईयर में, लेट सपोज 2002 से 2005 तक कितने लोग मरे, फिर 2005 से 2008 तक कितने लोग मरे, तो हिस्टोग्राम है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या चीज़ होती है?
जैसे ये ग्राफ है ना, ये जो अभी इस पिक्चर में मैंने ग्राफ खोला है, इसके दरमियान हर एक ग्राफ को देखे दे 800 से 810 तक एक डब्बा बना हुआ है, उसके बाद दूसरा डब्बा बना हुआ है। इसका जो मिड पॉइंट होता है, इनको आप जोड़ दो तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाता है। तो इन लकीरों को इन्होंने जोड़ा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। ठीक है। ओगिव चार्ट किस लिए होता है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड करते हो ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिख रहे हो। तो ये ओगिव चार्ट हो गया। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर खत्म।